ये आज उनके प्रयासों से ही भारत में एक अच्छा कानून लागू होने के लिए चालू हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों परिस्थिति इतना अच्छा कानून नहीं बचा है। कुछ गड़बड़ हो गई है अनुपालन करवाने में या उसको चलाने में। अब जैसा भी जो कुछ हो, वो तो आप सब लोग 152 हफ्तों से बराबर देख ही रहे हैं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समस्या आ रही हैं। और कुछ समस्या आज भी हैं जो आज हमारी छोटी बहन हमारे मध्य में उपलब्ध है। आज तान्या जी ये लक्ष्मी कुमार श्रीधरन फर्म से आई हैं, और ये तीसरी बहन है जो हमारे मध्य में आई। इसके पहले चरण्या जी भी हमारे साथ रही, सुरभि प्रेमी जी भी आई, और बीच में कुंदन कुमार जी भी बिफोर लास्ट वीक आए थे। और आज हमारे पास पुनः आज हमारे ज्ञान की देवी के रूप में, सरस्वती माँ के रूप में तान्या जी आज हमारे मध्य में है। इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तान्या जी लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन कंपनी में सीनियर एसोसिएट्स हैं। ये अप्रत्यक्ष कर के कार्य मुख्य रूप से काम करती हैं। ये योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पिछले कई वर्षों से अप्रत्यक्ष कराधान क्षेत्र में काम कर रही हैं। इन्होंने मुख्य रूप से जो इनका काम करने का जो विषय है, ये ऑटो पार्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG जैसे विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें ये अपने कस्टमरों की, अपने ग्राहकों की सहायता करती हैं। ये मुख्य रूप से इन हाउस प्रशिक्षण देने में काफी रुचि रखती हैं और GST सलाह भी बहुत अच्छी से देती हैं। ऑडिट वगैरह के कार्य में भी इनको काफी रुचि है। जो कठिन और जटिल मुद्दे होते हैं उनके कई काम मुद्दों में या जांच में उनका एक हिस्सा रही हैं, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने लेख भी लिखे हैं। और ये मुख्य रूप से चार्ट अकाउंटेंट हैं। हालांकि मुझे ये नहीं पता है कि कितने वर्ष से चार्ट अकाउंटेंट, क्योंकि अपने परिचय में मेंशन नहीं किया है, तो ये मैं चाहूंगा कि खुद बताएं कि ये कब से चार्ट अकाउंटेंट हैं। और मैं अपनी छोटी बहन से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इतने क्लिष्ट विषय पर आज अपना उद्बोधन दें। प्यारी छोटी बहन तान्या जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सबसे पहले हर्ष सर और दीपक सर सबका यहाँ पे सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आज बोलने के लिए। टाइम बहुत कम था, बट मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने चूज किया है कि जिसपे मैं आज चर्चा करना चाहूंगी। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लक्ष्मी कुमार एंड श्रीधरन अटॉर्नीज में सीनियर एसोसिएट की पोजीशन पे हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी थी 2021 में, 1.5 साल पहले। और टाइम ना वेस्ट करते हुए आई थिंक हमें टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। सब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, यहाँ पे डिसेबल्ड है। तो एक सेकंड, गलती से रह गया है। आप देखिए मैम। जी सर। जी आ गई। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी अब। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी वो है सप्लाई, स्पेशल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। मैं सप्लाई के बेसिक्स के बारे में ना जाकर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के बारे में बात करना चाहूंगी, कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में। जो मेन ट्रांजैक्शंस आज मैं एड्रेस करूंगी वो है, फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो ये ट्रांजैक्शन बहुत ही कॉमन ट्रांजैक्शन है हर कंपनी के अंदर, कि कुछ एम्प्लॉयज को हम सर्विसेज देते हैं या एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है। ये बहुत ही कॉमन ट्रांजैक्शन है, लेकिन जब से GST आया है इस पे कोई भी एक डेफिनेटिव व्यू कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं कर पाई है अभी तक। 2017 से 2022 हो गया है, कुछ सर्कुलर्स आए हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस आई हैं, लेकिन अभी तक इस टॉपिक पे कोई भी स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल पाया है। तो इसमें क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, उस पे क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं GST की, वो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक में।
सेकेंड टॉपिक इज डोनेशन वर्सेस कंसिडरेशन। ये भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हर दिन देखने को मिलता है कि कुछ कंपनीज डोनेशंस देती हैं, CSR एक्टिविटीज के लिए डोनेशंस देती हैं कुछ कंपनीज को या कोई कुछ ट्रस्ट को, तो उस पर GST लगता है नहीं लगता है। इसमें भी बहुत अलग अलग तरीके की केस स्टडीज हो सकती हैं, अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, तो हम कुछ सिनेरियोज आज डिस्कस करेंगे इसमें। थर्ड इज स्लम्प सेल। बिजनेस ट्रांसफर करना आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन ट्रांजैक्शन बन गया है, तो उसमें GST में और इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से कि ये स्लम्प सेल होगा, GST में ये इसमें एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक्स में हम ट्राई करेंगे कि तीनों टॉपिक्स कवर हो जाएं, एक एक करके तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद विल मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार सप्लाई का बहुत ही बेसिक ओवरव्यू देना चाहूंगी। आई एम श्योर कि आप सबको ये सप्लाई के डेफिनेशन सबको पता होगी, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट ना करके मैं बहुत ही स्पेसिफिक सिनेरियोस में आपको आज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जो कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स की सप्लाई, किसी भी चीज को टैक्स लगाने के लिए 4 चीजें होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज टैक्सेबल इवेंट, कि क्या इवेंट है जिसकी वजह से मेरी ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग रहा है। GST में हम टैक्सेबल इवेंट को बोलते हैं सप्लाई। अगर वो ट्रांजैक्शन सप्लाई बन रही है तो ही उस पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सेकेंड इज द पर्सन ऑन हुम लेवी इज इम्पोज्ड, कि टैक्स किसको पे करना है। अगर हम यही नहीं देख पा रहे हैं, कि यही पता नहीं चल रहा है कि टैक्स किसको पे करना है, तो उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लग सकता। थर्ड इज किस रेट पे टैक्स लगना है। अगर रेट ही डिटरमाइन नहीं हो सकता तो उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लग पाएगा। फोर्थ इज किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर ये 4 कंपोनेंट्स आपके किसी भी ट्रांजैक्शन में मिसिंग है तो आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हमें ये चीज चेक करनी होती है कि सप्लाई है, कोई टैक्सेबल इवेंट है। दूसरी चीज कि जिस पर्सन को टैक्स देना है, मतलब रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है। थर्ड कि टैक्स का रेट क्या है। चौथा उसकी वैल्यू क्या है। अगर इन चारों में से कुछ भी एलिमेंट मिसिंग है तो बोल सकते हैं कि टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सप्लाई की जो डेफिनेशन है GST में, वो उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है, 71A, 71B और 71C। जो 71A है वो बोलता है कि अगर कोई भी एक्टिविटी मैंने की है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, मतलब जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन में जिसमें पैसे का लेना देना इन्वॉल्व है, वो सप्लाई मानी जाएगी GST में। और वो मेरे बिजनेस के लिए मैंने किया है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों का लेना देना इन्वॉल्व है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो ट्रांजैक्शन GST में टैक्सेबल होती है। सेकेंड टाइप की ट्रांजैक्शन होती है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर मैंने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की है, इंडिया के बाहर से कोई भी सर्विस ली है मैंने, उस पे टैक्स, उस पे मैंने पैसे दिए हैं उसके लिए, सर्विस के लिए, चाहे वो मेरे बिजनेस के लिए हो या ना हो, उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है। तीसरा सप्लाई है। ये बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है जो GST में इंट्रोड्यूस हुआ है। GST से आने से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज बताई हुई है GST लॉ में, शेड्यूल 1 है जो GST एक्ट का, कि उस एक्टिविटी में चाहे आप पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बिना पैसों के भी उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है। तो ये एक नई तरीके की ट्रांजैक्शन है जो बहुत ही ध्यान से हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि GST से पहले इन ट्रांजैक्शंस पे टैक्स नहीं था। तो जो आज मैं पहला टॉपिक डिस्कस करूंगी वो इसी टॉपिक पे होगा, 71C पे, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने मेन टॉपिक से, स्पेशल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले जो मैं इशू एड्रेस करूंगी वो है ट्रांजैक्शंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। इन जनरल सिनेरियो हमारे, अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं LKS में जॉब कर रही हूँ, लक्ष्मी कुमार एंड श्रीधरन में जॉब कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं कुछ उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, वो मुझे उसके बदले सैलरी दे रहे हैं।
तो क्या वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या नहीं है? जीएसटी में उन्होंने बोला, एक शेड्यूल 3 है जीएसटी में, जिसमें उन्होंने बोला कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानी जाएंगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब उन ट्रांजैक्शंस पे टैक्स नहीं लगेगा। उसी में से एक ट्रांजैक्शन है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने जो सर्विसेज प्रोवाइड की, एम्प्लॉय ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की अपने एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो सर्विसेज मेरी टैक्सेबल नहीं मानी जाती। तो इसलिए जो मुझे सैलरी मिलती है उस पर कोई जीएसटी नहीं होता। कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको उसके लिए सैलरी मिल रही है, तो उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगा होता, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर्ड होती है। जो एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सर्विसेज आउट ऑफ जीएसटी है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा देखूं कि हो सकता है अभी इस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे दे रहा था, हो सकता है उल्टा हो, कुछ केसेस में एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर को पैसे दे रहा हो। अब वो केसेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं नोटिस पे रिकवरी का। नोटिस पे रिकवरी क्या होता है कि मैं कहीं जॉब कर रही हूँ या मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, उसमें मुझे या तो उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आपको रिजाइन करना है या आपको जॉब छोड़नी है तो आपको 4 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अगर मैं 4 महीने का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करूंगा, आप मुझसे 2 महीने के जो भी पैसे लगते हैं, जो मेरी सैलरी है, आप मुझसे वो ले लीजिए और मुझे आप 2 महीने पहले रिलीज कर दीजिए। तो जो पैसे एम्प्लॉयर को मिल रहे हैं, इस केस में एम्प्लॉइज को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, इस केस में एम्प्लॉयर को पैसे मिल रहे हैं एम्प्लॉइज से, क्योंकि वो 2 महीने पहले अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है। तो क्या उस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? इस केस में शेड्यूल 3 हमारा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये सर्विसेज एम्प्लॉय नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर को, पैसे कंपनी को मिल रहे हैं। तो इसमें कंपनी को कोई सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इसमें ये देखना होता है। सबसे पहली जो चीज है, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे जब से जीएसटी आया है, और ये सर्विस टैक्स में भी प्रॉब्लम थी कि नोटिस पे रिकवरी पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। पहला कि एम्प्लॉयर को कोई सर्विस रिसीव नहीं हो रही है इस केस में, वो सिर्फ पैसे ले रहा है एम्प्लॉय से, जो पैसे पीनलाइजिंग नेचर के हैं, कि उसको पीनलाइज करने के लिए वो पैसे ले रहा है, ताकि ऐसा बाकी एम्प्लॉयज भी ना करें। उन्हें पता हो कि अगर वो 2 महीने पहले नौकरी छोड़ेंगे या नोटिस अपना पूरा फुलफिल नहीं करेंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। इसके लिए कोई वो अलग से सर्विस नहीं मिल रही है एम्प्लॉयर को, तो इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। सेकेंड व्यू इज, जो बहुत सारी एडवांस रूलिंग्स ने भी बोला है और डिपार्टमेंट बोलता है कि एम्प्लॉयर जो है वो सर्विसेज रिसीव कर रहा है टॉलरेशन ऑफ एक्ट की, कि एम्प्लॉय के 2 महीने पहले नौकरी छोड़ने की एक्टिविटी को वो टॉलरेट कर रहा है। तो सर्विस टैक्स में एक क्लॉज होता था डिक्लेयर्ड सर्विस का, कि अगर कोई टॉलरेशन ऑफ एन एक्ट की सर्विसेज मिल रही हैं तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। सिमिलरली जीएसटी में भी एक क्लॉज होता है जो बोलता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड by way of agreeing to the obligation to tolerate an act or to do an act, उस पे टैक्स लगेगा। तो इस केस में ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर था कि इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन इसमें अभी रिसेंटली 2020 में हाईकोर्ट की, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो एम्प्लॉयर्स पैसे ले रहे हैं नोटिस पे रिकवरी के लिए, इसके लिए कोई अलग से सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है, इसके लिए वो कोई भी सर्विसेज रिसीव नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं। वो सिर्फ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय से पैसे ले रहे हैं ताकि बाकी लोग भी ये एक्टिविटी ना कर पाए। तो उन्होंने बोला इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ये मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है 2020 का। इसके बाद जीएसटी में भी कुछ एडवांस रूलिंग्स आई हैं ऐसी, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप पे, अगर आप ये एक्टिव नोटिस पे के लिए अमाउंट रिकवर कर रहे हो तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके लिए उन्होंने
मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजंस को रेफर करके बोला है कि इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो अब हमारे पास सफिशिएंट जूरिस्प्रूडेंस है इस टॉपिक के लिए, जिसमें हम जो हमारे फेवर में है, सेइंग कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर को पैसा मिल रहा है फॉर नोटिस पे रिकवरी तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अभी जीएसटी में रिसेंटली 178 सर्कुलर भी इशू हुआ है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली यही वाला केस लिया है और बोला है, ये सर्कुलर 178 सर्कुलर में उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है डैमेजेस का और सर्विसेज का, कि कौन सी सर्विस आपकी डैमेजेस की नेचर में है और टैक्सेबल नहीं है, कौन सी सर्विसेज आपकी टॉलरेशन की नेचर में है और वो टैक्सेबल है। उसी में एक पैरा में उन्होंने बताया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर कोई सैलरी से आपके पैसे फॉरफिट कर रहा है क्योंकि आप जल्दी लीव कर रहे हो या आप अपना मिनिमम पीरियड नहीं फुलफिल कर रहे कंपनी में, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आज की केस, आज हमारे पास जब 2022 में सफिशिएंट एविडेंस है या सफिशिएंट सपोर्ट है टू से कि इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। इससे पहले ये मैटर बहुत ही डिस्प्यूटेड था, बहुत सारी कंपनीज इस पे टैक्स पे कर रही थी, अभी भी बहुत सारी कंपनीज इस पे टैक्स पे कर रही हैं, लेकिन आज हमारे पास सफिशिएंट सपोर्ट है टू से कि इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये इन डैमेजेस की नेचर का है, पीनलाइजिंग फॉर्म की नेचर का है, ये कोई टॉलरेशन ऑफ एक्ट नहीं है। तो ये था मेरा पहला रिकवरी जो जनरली कंपनीज में होता है, हर कंपनीज में होता है। उसके बाद मैं बाकी रिकवरीज की बात करना चाहूंगी कि कुछ सर्विसेज होती हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को देता है। फॉर एग्जाम्पल कि कैंटीन की सर्विसेज हो गई। अब कंपनी में बहुत सारी एमएनसीज में, छोटी कंपनीज में भी, छोटी से बड़ी कंपनी में कंपनीज अपने एम्प्लॉय को बोलती है कि ये आपको फॉर एग्जाम्पल लंच पे थाली मिल जाएगी, 100 रुपए की थाली है लेकिन मैं आपको 20 रुपए में प्रोवाइड करा दूंगा। तो 20 रुपए वो एम्प्लॉय से ले लेता है उस थाली के लिए। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती हैं कि वो बोलता है कि ठीक है, आपको मैं घर से पिक करूंगा, घर ऑफिस तक ड्रॉप करूंगा, ऑफिस से ड्रॉप करके आपको घर तक, ऑफिस से पिक करके घर तक ड्रॉप करूंगा। तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज देती है कंपनीज एम्प्लॉइज को। उसके लिए बहुत ही नॉमिनल अमाउंट चार्ज करती है, जैसे वो हो सकता है 1000 रुपए पर महीना कर लिया, 2000 रुपए पर महीना कर लिया। ऐसी कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके लिए उन्होंने उनसे 2000 रुपए, 200 रुपए पर दिन, 50 रुपए पर दिन रिकवरी कर ली। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने, इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो कंपनीज एम्प्लॉइज को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। सेकेंड थिंग इज, अगर कंपनीज एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रही है, कुछ बहुत ही चाहे नॉमिनल अमाउंट रिकवर कर रही है, बट कुछ रिकवरी कर रही है। अगर मैं पहले केस में जाता हूं कि जहां पे कंपनीज एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवरी नहीं कर रही है, तो क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, वो क्वेश्चन आता है। इस केस में कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कोई भी रिकवरी नहीं हो रही है इस केस में। लेकिन जो शेड्यूल 1 है वो बोलता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, उस पे टैक्स लग जाएगा। अब क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी होते हैं जीएसटी में? हाँ, सेक्शन 15 के हिसाब से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी होते हैं। तो अगर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कैंटीन सर्विसेज दे रही हैं या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही हैं, फ्री में भी दे रही है, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये जब जीएसटी आया था तो बहुत ही डिस्प्यूटेबल मैटर था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज की, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो एज अ पार्ट ऑफ सीटीसी, कैंटीन की सर्विसेज अगर आप कोई रिकवरी नहीं कर रहे हो और आप एज अ पार्ट ऑफ सीटीसी उनको सर्विसेज दे रहे होगे कि हम पैसे बियर करेंगे और आपकी हमारी कॉस्ट टू कंपनी में आएगा, ये सिर्फ आपके लिए परक्यूजिट्स है, तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद अभी रिसेंटली 2022 में, 2017 में एक प्रेस रिलीज आई थी, उसके बाद 2022 में एक सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने बोला कि अगर कोई भी परक्यूजिट मिल रहा है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो उस परक्यूजिट पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे हम
ये ड्रॉ कर सकते हैं कि सेफली कि अगर मैं कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई कैंटीन दे रहा, कैंटीन सर्विसेज दे रहा है, मिड डे मील की सर्विसेज दे रहा है, डे केयर की सर्विसेज दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा इन व्यू ऑफ दिस सर्कुलर एंड द प्रेस रिलीज। लेकिन ये बात हो गई उस केस की जहां पे मैं कोई भी रिकवरी नहीं कर रहा। लेकिन जो दूसरा केस है जिसमें मैं चाहे बहुत ही मिनिमल अमाउंट रिकवर कर रहा हूँ, बहुत ही सब्सिडाइज अमाउंट रिकवर कर रहा हूँ, उस केस में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी एक, कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी ने केटरर को एंगेज किया, केटरर ने कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइड की एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉइज से मैंने कुछ सब्सिडाइज अमाउंट रिकवर कर लिया, तो क्या इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने केटरर को दिए 100 रुपए एक थाली के, लेकिन मैंने एम्प्लॉयज से रिकवर किए 10 रुपए एक थाली के लिए, तो क्या मैं, क्यों 10 रुपए मैंने एम्प्लॉयज से रिकवर किए, मैंने केटरर को 100 रुपए दिए, 90 अपनी जेब से दिए, 10 रुपए एम्प्लॉयज से जो लिए थे वही दिए, तो क्या इस ट्रांजैक्शन पे जो मैंने एम्प्लॉयज से पैसे लिए हैं उस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इसके लिए जो सबसे पहले एडवांस रूलिंग आई थी जीएसटी में, उन्होंने बोला कि बिजनेस की जो डेफिनेशन है बहुत वाइड है। बिजनेस की डेफिनेशन में जरूरी नहीं, ये कहीं नहीं लिखा कंसिडरेशन की डेफिनेशन में या बिजनेस की डेफिनेशन में, कि आप पैसे अगर नॉमिनल अमाउंट रिकवर करोगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी में जो बिजनेस की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है वो बहुत ही वाइड है, तो उसके बेसिस पे अगर आप 10 रुपए भी एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हो तो उस पे टैक्स लग जाएगा। टैक्सेस के ये रेट प्रोवाइडेड है, 5% टैक्स लगता है और उस पे क्रेडिट नहीं मिलता है, तो मैं अभी टैक्स के रेट में नहीं जा रही हूँ। सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली मैंने कोई बस हायरिंग पे ली, रेंटिंग पे ली, उस बस वाले को मैंने दिए 10,000 रुपए पर महीना रेंटिंग पे, जो मैंने बस ली मैंने उस पे 10,000 रुपए पर मंथ उस बस उसको दिए, बस ओनर को। उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की कि आपको टू एंड फ्रो, फ्रॉम होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपसे 50 रुपए पर मंथ रिकवर करेंगे। तो क्या ये सर्विसेज अगर मैं सिर्फ 50 रुपए ले रहा हूं उनसे, इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन आता है। मेरे हिसाब से जीएसटी में जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मी डेफिनेशन बहुत वाइड है बिजनेस की। अगर मैं 2 रुपए भी रिकवर कर रहा हूं एम्प्लॉइज से तो उस पे टैक्स लगना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि किस वैल्यू पे टैक्स लगना चाहिए, कि मैंने जो 10 रुपए रिकवर किए एम्प्लॉइज से उस पे टैक्स लगना चाहिए, या मैंने जो 100 रुपए आउटडोर केटरर को दिए उस पे लगना चाहिए। वैल्यूएशन के लिए हम जाते हैं सेक्शन 15 में, जो बोलता है कि वैल्यू होगी जो आप पैसे दे रहे हो, लेकिन वो तभी लग सकता है वो प्रोविजन जब आपके सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है। इस केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड है, तो हमें रूल 28 पे जाना पड़ता है। रूल 28 बोलता है कि आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ओपन मार्केट वैल्यू। अब ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी इस केस में, 100 रुपए होगी या 10 रुपए होगी, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर मैं बिल्कुल ही डिस्प्यूट से बचना चाहता हूं तो मैं 100 रुपए लेके उस पूरे पे टैक्स पे करूंगा। लेकिन एक व्यू मैं बोल सकता हूं कि क्योंकि उस सर्कुलर ने बोला, जो मैंने अभी सर्कुलर दिखाया 172 सर्कुलर, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ परक्विजिट्स प्रोवाइड कर रहे हो एम्प्लॉइज को उस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या 90 रुपए मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कैंटीन वाले को दिए, 10 रुपए एम्प्लॉय से रिकवर किए, तो मैं बोल सकता हूं कि 90 रुपए मैंने जो नहीं दिए, रिकवर नहीं किए एम्प्लॉय से, क्या वो मेरे परक्विजिट है और उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट मैं ले सकता हूं, लेकिन अगर डिपार्टमेंट बोलता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ही लेनी है स्ट्रिक्टली, तो ये बोलना 10 रुपए मेरी ओपन मार्केट वैल्यू है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन सर्कुलर क्योंकि अभी आया है, उसमें इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया गया है कि अगर मैं पैसे ले रहा हूं, कुछ रिकवरी कर रहा हूं, उस पे कुछ टैक्स है या नहीं है। इस क्वेश्चन को अभी तक किसी सर्कुलर ने एड्रेस नहीं किया है। अभी तक हमने देखा कि अगर मैं कुछ भी अमाउंट रिकवर कर रहा हूं तो उस पे टैक्स लगेगा, लेकिन मैं ये चीज जरूर बताना चाहूंगी कि कुछ एडवांस रूलिंग्स है स्पेसिफिकली गुजरात में और कुछ बाकी स्टेट्स में भी है, एमपी में भी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप एम्प्लॉय से कुछ पैसे रिकवर भी कर रहे हो तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। जो रीजनिंग उन्होंने दी है वो ये दी है कि आप कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, आप 10 रुपए एम्प्लॉय से ले रहे हो, 10 रुपए आप केटरर को दे देते हो या बस हायरिंग वाले को दे देते हो, आप कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं कमा रहे हो एम्प्लॉयज से। या उन्होंने बोला कि जो सर्विसेज है, कैंटीन की सर्विसेज या बस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ये आपकी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। मेरे हिसाब से ये रूलिंग्स एज पर जीएसटी प्रोविजन गलत है। जीएसटी प्रोविजंस के हिसाब से डायरेक्टली ये एक्टिविटीज टैक्सेबल है, लेकिन बहुत सारी एडवांस रूलिंग्स है, बहुत सारे स्टेट्स में है, स्पेसिफिकली गुजरात में, जिसमें उन्होंने बोला है कि इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो अभी जो पोजीशन कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं या बहुत सारी कंपनीज सोच रही हैं, सारी कंपनीज स्पेसिफिकली एडवांस रूलिंग्स के लिए जा रही हैं। अभी तक सब टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन वो एडवांस रूलिंग्स के लिए जा रही हैं क्योंकि एडवांस रूलिंग अगर आपके फेवर में आ गई तो वो आप पे भी बाइंडिंग होगी और आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर पे भी बाइंडिंग होगी। तो उस बेसिस पे अगर एडवांस रूलिंग आपके फेवर में आ जाती है तो ये पोजीशन लेना बहुत इजी हो जाएगा कि उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये टॉपिक था एम्प्लॉय रिकवरीज। इस पे अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो वी कैन टेक इट अप, अदरवाइज हम लास्ट में देख सकते हैं। अगर किसी साथी को सवाल हो तो हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कोई नहीं, मैम आगे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनेशन वर्सेस कंसिडरेशन। डोनेशन वर्सेस कंसिडरेशन में जो टॉपिक आज मैं समझाना चाहूंगी वो है कि अगर सबसे पहले कंसिडरेशन होता क्या है हम वो देखते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है कोई भी पैसे अगर मुझे मिलते हैं, चाहे मनी की फॉर्म में मिले या मनी की फॉर्म में ना मिले, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो उसे मैं कंसिडरेशन मानता हूं और उस पर टैक्स लगता है। कंसिडरेशन कब बोला जाता है? कंसिडरेशन के अंदर फॉल करने के लिए दो चीजें जरूरी है कि समथिंग फॉर समथिंग, मतलब सामने वाले को भी कुछ मिल रहा है और मुझे भी कुछ मिल रहा है। तो अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो सामने वाला भी मुझे कुछ दे रहा है, दोनों साइड से ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, तभी वो पैसों को हम कंसिडरेशन बोल सकते हैं। सेकंड, कि जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हो सकता है वो 10 रुपए भी हो सकता है वो 10 लाख रुपए भी हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होनी चाहिए, स्पेशली इन जीएसटी रिजीम। मेन टॉपिक में इसमें एड्रेस करना चाहूंगी वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रांट्स। तो क्या होता है, जो इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी इस पूरी ट्रांजैक्शन का, कि कुछ कंपनीज अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट सीएसआर में फॉल करती हैं, तो उन्हें कुछ एक्सपेंस इनकर करना होता है फॉर फुलफिलिंग सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो ग्रांट्स देती हैं, डोनेशन देती हैं अलग अलग लोगों को। हो सकता है वो कुछ ट्रस्ट को डोनेशन दे, हो सकता है वो ऐसे ही कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे, हो सकता है वो कहीं और डोनेशन दे। तो अब जो पैसे उन्होंने दिए हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक कंपनी है, ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी है, उन्होंने एक ट्रस्ट को पैसे दिए। वो ट्रस्ट क्या करता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। मैंने उस ट्रस्ट को पैसे दिए, बोला कि ये आप 10 लाख रुपए रखो और आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जो आप काम कर रहे हो आप वही प्रोवाइड करो, मेरी तरफ से ये ग्रांट है।
तो क्या जो 10 लाख रुपए मैंने कंपनी को दिए हैं, जो कंपनी ने आगे उस ट्रस्ट को दिए हैं, वो टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? इसके लिए क्या देखना होता है कि कंपनी ने जो पैसे दिए उसके बदले उस कंपनी को कुछ सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। इस केस में अगर कंपनी ने बोला कि आप 10 लाख रुपए रखो, आपकी मर्जी है कि आप उसको आज इस साल में 5 लाख रुपए खर्च करो, 2 लाख रुपए खर्च करो, 3 लाख रुपए खर्च करो, किस अमाउंट में खर्च करो, किस फ्रीक्वेंसी से खर्च करो। आपको लगता है आपको हर महीने खर्च करने हैं, आप हर महीने खर्च करो। आपको लगता है आपको हर साल खर्च करने हैं, आप हर साल खर्च करो। वो ट्रस्ट के ऊपर है कि वो ट्रस्ट कैसे पैसे खर्च कर रहा है। मैंने उसको 10 लाख रुपए दे दिए, अब वो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो कैसे पैसे खर्च कर रहा है। तो इस केस में वो सर्विसेज टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि कंसिडरेशन के लिए दो चीजें रिक्वायरमेंट है कि मुझे कुछ मिल रहा है और उसको भी कुछ मिल रहा है। इस केस में ट्रस्ट को पैसे मिल रहे हैं लेकिन मुझे उसके बदले कोई सर्विस नहीं मिल रही। मैं ये काम अपने लिए कर रहा हूं ताकि मेरी CSR की ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाए। सेकंड, कि जो पैसे मैंने दिए उसमें और जो ट्रेनिंग आगे ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, उसमें उससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी हूं, वो आगे बच्चों को स्कूल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उस ट्रेनिंग से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो पैसे 10 लाख रुपए मैंने दिए, दैट इज नॉट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, जो वो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को मिली है स्कूल्स में, उससे वो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए वो ग्रांट को हम कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। थर्ड इज कि अगर मान लो मैंने 10 लाख रुपए दिए, मैंने बोला कि आप मुझे हर साल एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे कि आपने इतने पैसे खर्च कर लिए हैं, इतने पैसे ऑलरेडी 10 लाख में से, फॉर एग्जाम्पल इस साल आपने 2 लाख रुपए खर्च किए, तो आप मुझे एक सर्टिफिकेट देंगे कि 2 लाख रुपए खर्च मैंने यहाँ यहाँ किए हैं। तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर डोनर जो डोनेट कर रहा है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगा देता है जो जिसको पैसे दिए हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ उतने तक ही सीमित हैं कि वो उसको एक सिर्फ हिसाब देगा कि मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो उस पे उसे मैं कंसिडरेशन नहीं बोल सकता। लेकिन अगर डोनर कहता है कि आपने 10 लाख रुपए आप ये रखो, इसमें से आप इन 10 बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ये मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरे एम्प्लॉयज के बच्चे हैं, आप इन्हीं 10 बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, तो उस केस में जो ट्रेनिंग मिल रही है वो मैंने बोला है कि आप इन 10 बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, तो मैं उसे नहीं बोल सकता कि वो ग्रांट है। तो वो जो ग्रांट मैंने दी है वो कंसिडरेशन का फॉर्म ले लेगी और उस पर टैक्स लगेगा। इसमें दो केसेस मैं डिस्कस करना चाहूंगी। ये इंडिया के बाहर के केसेस है, इंटरनेशनल जजमेंट्स है, जिसमें उन्होंने बोला, ये फर्स्ट केस है एप्पल एंड पियर डेवलपमेंट काउंसिल। इस केस में क्या हो रहा था, एक काउंसिल थी एप्पल एंड पियर डेवलपमेंट काउंसिल, वहां पे बहुत सारे ग्रोअर्स थे, वो एप्पल उगाते थे और पियर उगाते थे, उनसे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट रिकवर करते थे हर साल, हेक्टेयर के पर हेक्टेयर बेसिस पे या जितने उन्होंने ट्रीज प्लांट किए उस बेसिस पे। तो डिपार्टमेंट का ये कंटेंशन था कि द क्वेश्चन जो आया था लॉर्ड ऑफ हाउस के सामने वो ये आया था कि जो पैसे आप ले रहे हो इन ग्रोअर्स से, जो पर ईयर आप पैसे ले रहे हो, एनुअल चार्ज दे रहे हो, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वैट लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसमें उन्होंने बोला कि जो पैसे ग्रोअर्स ने दिए और जो सर्विसेज डेवलपमेंट काउंसिल प्रोवाइड कर रही है, डेवलपमेंट काउंसिल का काम था जितने भी लोग हैं उस एरिया में सबके लिए, सबके बेनिफिट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो उन्होंने बोला कि ग्रोअर्स के लिए स्पेसिफिक कोई सर्विस डेवलपमेंट काउंसिल प्रोवाइड नहीं कर रही है। डेवलपमेंट काउंसिल ग्रोअर्स से पैसे ले रही है लेकिन वो जनरल वेलबींग के लिए सब लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, उसमें ग्रोअर्स भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए क्योंकि ग्रोअर्स को कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं मिल रही है इस केस में, there is no direct link between the annual charge which growers are paying and the services which development council is providing, तो इसलिए इस पे टैक्स नहीं लगेगा।
सेकंड केस है हिलिंगडन लीगल सोर्स सेंटर के केस में। इसमें क्या हो रहा था कि एक लोकल अथॉरिटी ने फंड किया एक रिसोर्स सेंटर को और उन्हें बोला कि आप मुझे एक डिटेल्ड रिपोर्ट दो कि आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए। तो इसमें द क्वेश्चन वाज कि क्योंकि उसको एक रिपोर्ट देनी है, जिस इंसान को पैसे मिले हैं, इस केस में रिसोर्स सेंटर को, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर रिपोर्ट देनी है, तो क्या इस पे, इस अमाउंट पे जो फंड दिया है लोकल अथॉरिटी ने, उस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ट्राइब्यूनल ने बोला कि जो आपको रिपोर्ट देनी है वो सिर्फ एक जरिया है ये देखने का कि आपने पैसे सही जगह खर्च किए हैं या नहीं किए हैं, वो आपके किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस सर्विस पे टैक्स नहीं लगेगा। जो पैसे लोकल अथॉरिटी ने दिए हैं उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये देखने के लिए कि कोई ग्रांट कंसिडरेशन है या नहीं है, हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जितनी भी मैंने डिस्कशंस की उससे ये 3 पैरामीटर्स सामने आते हैं। पहली चीज कि जो इंसान फंडिंग दे रहा है, ग्रांटर या डोनर, उसे कुछ बदले में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मैं किसी कंपनी को, कोई कंपनी किसी को पैसे दे रही है, तो उसके बदले, उस पैसों के बदले उस कंपनी को कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहली चीज। सेकंड चीज, चाहे उस कंपनी को बेनिफिट ना हो रहा हो, किसी थर्ड पर्सन को हो रहा है। जैसे मेरे केस में कंपनी ने 10 लाख रुपए दिए एक ट्रस्ट को, और वो ट्रस्ट आगे ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था बच्चों को। वो बच्चे थे किसके, कंपनी के ही एम्प्लॉयज के वो बच्चे थे। तो कंपनी ने इनडायरेक्टली बेनिफिट हुआ कंपनी को ही, कंपनी के एम्प्लॉयज के बच्चों को। तो हमें ये देखना होता है या तो जो ग्रांटर है उसको कोई बेनिफिट हो रहा हो, सेकंड ग्रांटर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा हो, कोई और पर्सन को बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन वो पर्सन जिसको बेनिफिट हो रहा है वो जो ग्रांटर है उससे रिलेटेड होना चाहिए या डायरेक्ट लिंक होना चाहिए उसका। थर्ड इज कि क्या मैं कोई ऐसी कंडीशन आपके ऊपर इम्पोज कर रहा हूं कि जिससे जो मेरी सिर्फ अकाउंटिंग से बढ़ के है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आपको यही सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर मैं आपको पैसे दे रही हूँ और मैंने बोला कि आपको एक रिसर्च करनी है और वो रिसर्च मेरे लिए करनी है, और आप मुझे साथ साथ हर महीने लिख कर दोगे कि इसकी क्या प्रोग्रेस है, मुझे A to Z उसकी डिटेल्स चाहिए, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, और रिसर्च का जो भी कंक्लूजन होगा वो मेरे लिए होगा, मैंने अपने लिए रिसर्च करवाई। तो उससे मैं सिर्फ ग्रांट नहीं बोलूंगा, उससे मैं बोलूंगा कि मैं कोई सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ जिसके लिए मैं कंसिडरेशन दे रहा हूँ। यहाँ मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि पहले वाला मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि मैंने कोई ग्रांट दी है रिसर्च के लिए, और वो रिसर्च बहुत ही स्पेसिफिक है कि आप ये रिसर्च कीजिए कि इस पे ये बॉइलिंग, ये फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है, इसे हम बॉइलिंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और वो मेरे लिए आप रिसर्च कर रहे हो, तो वो मेरी ग्रांट से बढ़ के चली जाती है, वो ग्रांट के परव्यू से आउट हो जाती है और वो कंसिडरेशन का फॉर्म ले लेती है। सेकेंड इज कि मैंने कोई कंपनी अपने CSR ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कुछ ग्रांट दे रही है, और उसमें वो उसको बता रही है कि आप इस तरीके की ट्रेनिंग दो और उन बच्चों को दो जो मेरी कंपनी में आके उनको जॉब दूंगा मैं। तो ये एक उन्होंने कंट्रोल कर लिया कि आप इन्हीं बच्चों को ट्रेनिंग दोगे और इन बच्चों को मैं आगे जॉब दूंगा, तो वो भी ग्रांट से बाहर निकल जाती है और कंसिडरेशन का फॉर्म ले लेती है। थर्ड, कि मैंने किसी को पैसे दिए और मैंने बोला कि आप मेरा नीचे नाम लिख दीजिए कि इस ग्रांट गिवन बाय दिस पार्टी। तो उस पार्टी को अगर मैं सिर्फ, फॉर एग्जांपल मैंने मंदिर में पैसे दिए, तो मंदिर वाले उसमें लिख देते हैं बेस्ट विशेस फ्रॉम तान्या गर्ग। तो अगर वो सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं कि बेस्ट विशेस फ्रॉम तान्या गर्ग, उससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो मेरी इन द नेचर ऑफ ग्रांट होगी। लेकिन अगर कोई कंपनी या मैं ही किसी और कंपनी को बोल रही हूँ कि आप नीचे लिख दीजिए, मेरा नाम लिख दीजिए, स्पॉन्सर बाय दिस, और उससे मुझे कोई फर्क, मतलब सिर्फ
उससे इतना नहीं पता चल रहा है कि मैंने सिर्फ पैसे एज अ ग्रांट दिया, उससे स्पेसिफिकली पता चल रहा है कि वो पैसे मैं एज अ ग्रांट नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने ही बेनिफिट के लिए दे रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि आप हर प्रमोशनल मटेरियल पे मेरा नाम लिखिए, मेरे कंपनी की फोटो डालिए, तो वो डिस्प्ले ऑफ नेम या डिस्प्ले ऑफ लोगो वो मेरा ग्रांट से बाहर निकल जाता है और कंसिडरेशन की फॉर्म में चला जाता है। उसके बाद ये वाली केस स्टडीज अब ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपनी है जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को पैसे दे रही है और वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। इसमें इस कंपनी ए ने बोला कि आप इन बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए और मैं इन बच्चों को आप ट्रेनिंग जब पूरी हो जाएगी तो मैं इनको एम्प्लॉय कर लूंगा, अपने पास एम्प्लॉयमेंट कर लूंगा, और आप उसी सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दीजिए जिस चीजों में मैं डील करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी ये ऑटोमोटिव पार्ट्स में डील करती है, तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि टायर कैसे बनता है आप उस चीज की ट्रेनिंग दीजिए, इन्हीं बच्चों को दीजिए। उसके लिए क्राइटेरिया भी मैं बताता हूँ कि वो बच्चों का 12th में इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में ये परसेंटेज होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेस्ट में उनको डिफाइन करके देता हूँ कि ये टेस्ट आप वो बच्चे फुलफिल करेंगे तभी आप उन्हें ट्रेनिंग दीजिए। तो वो क्योंकि उस सर्विस पे जो आगे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उन बच्चों पे पूरा मेरा कंट्रोल है, और उसमें एक कंडीशन भी लगी हुई है कि एम्प्लॉय उनको मैं करूंगा बाद में। तो ये ट्रांजैक्शन जो मैंने पैसे दिए कंपनी ए ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को वो टैक्सेबल होंगे, वो सिर्फ एक ग्रांट नहीं माने जाएंगे, उन पैसों पे टैक्स लगेगा। तो ये था सेकंड पॉइंट, सेकंड सिनेरियो, दैट ट्रांजैक्शन डोनेशन वर्सेस कंसिडरेशन। आई कैन आई मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है स्लम सेल की, अगर किसी भाइयों को सवाल हो तो पूछ रहे हैं, अभी भी हैंड रेज करें। नहीं है तो मैं फिर आगे। जी नहीं मैम, किसी का सवाल नहीं है, सबको मैं बहुत इंटरेस्ट। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही सर? नहीं 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 मैम, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा, बिल्कुल नया टॉपिक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए, मैं सब लोग बहुत क्यूरियोसिटी से सुनना है बैठे हुए। ठीक है सर, मैं आगे जी लास्ट टॉपिक। जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो है स्लम सेल का। स्लम सेल हम सबने, हर कंपनी में होती है। मैं अगर एक कंपनी, स्लम सेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं एक बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूं, एक सेकंड से। स्लम सेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं अगर कुछ एसेट्स अपनी कंपनी के ट्रांसफर कर रही हूँ दूसरी कंपनी को फॉर अ लमसम कंसिडरेशन। मेरा बिजनेस है चाय पत्ती का, मेरा बिजनेस है चीनी का, तेल का, घी का। मैं अपना पूरा बिजनेस दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही हूँ और उसके लिए जितने भी एसेट्स हैं मेरी कंपनी के मैं वो भी ट्रांसफर कर रही हूँ। तो क्या उस पर टैक्स लगेगा जीएसटी में या नहीं लगेगा? एक चीज होती है ट्रांसफर ऑफ एसेट, दूसरी चीज होती है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर मैं सिर्फ एसेट ट्रांसफर कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाय पत्ती बनाती हूँ, चाय पत्ती बनाने की मशीन में अगर ट्रांसफर कर रही हूँ तो वो सेल ऑफ एसेट माना जाता है जीएसटी में, और उस पर टैक्स लगता है एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मैं पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर रही हूँ, चाय पत्ती बनाने के लिए पूरा जो बिजनेस है मैंने सारे एसेट्स उसके ट्रांसफर कर दिए, जितनी लाइबिलिटीज थी वो ट्रांसफर कर दी, लैंड थी वो ट्रांसफर कर दी, बिल्डिंग थी मैंने सब ट्रांसफर कर दिया, तो इनकम टैक्स में मैं उसे बोलता हूँ स्लम से। जीएसटी में एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन होती है जो बोलती है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट thereof। ये एंट्री क्या बोल रही है? ये एंट्री बोल रही है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस को ट्रांसफर किया एज अ गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है कि मैं अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर कर रही हूँ दूसरी पार्टी को, वो पार्टी उस बिजनेस को एज इट इज चला सकती है आगे। अगर मैं चाय पत्ती बनाने का बिजनेस ट्रांसफर कर रही हूँ
बी पार्टी को, पार्टी बी को। तो वो पार्टी बी पूरी उस चाय पत्ती, वो पार्टी चाय पत्ती बना सकती है, जितने मैंने एसेट्स ट्रांसफर किए, जितनी मैंने लाइबिलिटीज ट्रांसफर की, उससे वो चाय पत्ती बना सकती है। तो गोइंग कंसर्न मीन्स कि एज इट इज वो बिजनेस रन कर सकती है जिस कंपनी को या जिस भी पर्सन को वो मैंने ट्रांसफर किया। अगर वो बिजनेस मेरा गोइंग कंसर्न, एज अ गोइंग कंसर्न मैंने ट्रांसफर किया है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता पूरे बिजनेस के ट्रांसफर को, उस पे वो एग्जेम्प्ट होता है मेरा जीएसटी के अंदर। ये मेरी सर्विस मानी जाती है, गुड्स नहीं माना जाता, और इसे मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलता हूँ। इनकम टैक्स में स्लम सेल का मतलब क्या है? इनकम टैक्स बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सेल फॉर अ लंप सम कंसिडरेशन। कि मैं अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मेरा एक प्रॉपर पूरा एक लंप सम कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर मैंने 4 चीजें ट्रांसफर की चाय पत्ती के बिजनेस में, तो मैं हर एक 4 चीजों की अलग अलग वैल्यूज नहीं बताऊंगा, मैं चारों की एक कंबाइंड वैल्यू बताऊंगा कि मैं 1 करोड़ में अपना पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो मैं उसे बोल सकता हूँ वो इनकम टैक्स में स्लम्प सेल है। जीएसटी में क्वेश्चन आता है कि वो बिजनेस ट्रांसफर है या एसेट ट्रांसफर है। अगर वो स्लम्प सेल मैं बोल सकता हूँ इनकम टैक्स के अंदर भी स्लम्प सेल है वो, तो मैं जीएसटी में भी पोजीशन लेना आसान होता है कि वो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स मुझे देखने होते हैं? 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट अगर ये 3 ब्रॉडर प्रिंसिपल्स मेरे क्वालिफाई हो जाए तो मैं बोल सकती हूँ कि ये ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस है। पहला, कि जितने भी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं जो उस बिजनेस को चलाने के लिए सामने वाली पार्टी को चाहिए, वो सारे एसेट्स में ट्रांसफर कर रहा हूं और सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर मैंने एक बिजनेस में 5 लाइबिलिटीज ट्रांसफर की, 10 एसेट ट्रांसफर किए, और उस 10 एसेट और 5 लाइबिलिटीज से सामने वाली पार्टी उस बिजनेस को चला सकती है, तो मैं उसे बोलूंगा कि ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस ऑन अ गोइंग कंसर्न है। सेकेंड, मैंने वो 10 और 5, 10 एसेट्स और 5 लाइबिलिटी ट्रांसफर की, और उसमें कोई भी हर एक चीज की अलग अलग वैल्यू नहीं बताई कि एसेट 1 की 10,000 है, एसेट 2 की 5,000 है, एसेट 3 की 50,000 है। मैंने बोला कि इन 10 एसेट और 5 लाइबिलिटीज का नेट करके आपको 1 करोड़ में पूरा बिजनेस मिल जाएगा, तो वो मेरा सेल ऑफ बिजनेस माना जाता है, उसको मैं सेल ऑफ एसेट नहीं बोलता, तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाता है। थर्ड, अगर मेरे पास इस केस में मेरे पास 4 चीजों का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक है चाय पत्ती का, एक है चीनी का, एक है घी का, एक है तेल का, तो जरूरी है कि मुझे, ये क्या जरूरी है कि मुझे चारों बिजनेस ट्रांसफर करने हैं? ये जरूरी नहीं होता। कोर्ट्स ने बोला है कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांच ट्रांसफर करो या एक इंडिपेंडेंट यूनिट ट्रांसफर करो, मान लो मैंने इसमें सिर्फ चाय पत्ती का बिजनेस ट्रांसफर किया है, तो भी वो सेल ऑफ बिजनेस ऑन गोइंग कंसर्न माना जाएगा और उस पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इसी केस में कुछ एडवांस रूलिंग्स भी है जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप पूरा बिजनेस अपना ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट्स भी ट्रांसफर कर रहे हो, लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर रहे हो, एज अ फुली फंक्शनल यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब सामने वाली पार्टी उसको पूरे बिजनेस को चला सकती है, तो आप उसको बोलोगे कि दिस इज अ ट्रांसफर ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं, जो भी पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उसी के बेसिस पे ये 3 सिनेरियोज मैंने डाले हैं। पहला, इसमें हम देखेंगे कि हर एक सिनेरियो की ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन गोइंग कंसर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। इससे थोड़े कॉन्सेप्ट जितना भी हमने अभी तक समझा है वो और क्लैरिफाई हो जाएगा। पहला है ट्रांसफर ऑफ ब्रांड नेम, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। मैंने ये सारी चीजें ट्रांसफर की, एक लमसम कंसिडरेशन के लिए की, लेकिन मैंने एम्प्लॉयज ट्रांसफर नहीं किए उस बिजनेस के। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन गोइंग कंसर्न है या नहीं है? इस केस में 2 चीजें हो सकती है कि जिस कंपनी को मैंने ट्रांसफर किया वो ऑलरेडी कोई और ब्रांड की चाय पत्ती बना रही थी, उसको मेरे एम्प्लॉयज चाहिए ही नहीं थे, उसको सिर्फ मेरा ब्रांड चाहिए था, मशीन चाहिए थी, वो सब चाहिए था, मैंने उसे दे दिया।
उसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं। तो अगर उसके पास एम्प्लॉयज हैं और वो इन सब चीजों से जो मैंने एसेट्स ट्रांसफर किए उससे बिजनेस चला सकती है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अ गोइंग कंसर्न है। सेकेंड केस में मैंने सिर्फ ब्रांड नेम ट्रांसफर किया और वर्किंग कैपिटल ट्रांसफर की, मैंने कोई एसेट्स ट्रांसफर नहीं किया, मैंने कोई लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं की, लेकिन मैंने ब्रांड नेम और वर्किंग कैपिटल एक लमसम कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया। तो क्या मैं इसे बोलूंगा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन गोइंग कंसर्न है या नहीं है? इस केस में मैं सिर्फ ब्रांड नेम बेसिकली ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं ना कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ना मैं कोई मशीन ट्रांसफर कर रहा हूँ। सिर्फ ब्रांड नेम से वो कंपनी मेरे चाय पत्ती नहीं बना सकती, तो इसलिए ये ट्रांसफर मेरा गोइंग कंसर्न नहीं माना जाएगा, मुझे ब्रांड नेम पे अलग टैक्स पे करना पड़ेगा इस केस। थर्ड इज, मेरा चाय पत्ती का बिजनेस है, मैंने उसमें से मार्केटिंग डिविजन ट्रांसफर किया। पहले हमने देखा कि अगर मेरे 4 अलग अलग तरीके के डिविजन्स हैं, 4 अलग अलग तरीके के बिजनेस है, मैं अगर उसमें से एक बिजनेस भी ट्रांसफर करता हूं तो वो भी मेरा सेल ऑफ बिजनेस एंड गोइंग कंसर्न माना जाता है। लेकिन अगर मैं चाय पत्ती के बिजनेस में से ही सिर्फ एक डिविजन ट्रांसफर करूं, अब एक कंपनी है, अगर वो सिर्फ चाय पत्ती का बिजनेस कर रही है, उसमें सिर्फ एक डिविजन तो होगी नहीं, उसमें सेल्स डिविजन होगी, मार्केटिंग डिविजन होगी, मैन्युफैक्चरिंग डिविजन होगी, प्रोक्योरमेंट टीम होगी, अलग अलग डिविजन होगी। तो मैं अगर सिर्फ एक डिविजन ट्रांसफर कर रही हूँ, मार्केटिंग डिविजन ट्रांसफर कर रही हूँ या मैन्युफैक्चरिंग डिविजन ट्रांसफर कर रही हूँ, उसे भी कोर्ट्स ने बोला है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एक डिवीजन भी ट्रांसफर कर रहे हो उसे भी आप ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अ गोइंग कंसर्न बोल सकते हो। तो मार्केटिंग डिवीजन अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मार्केटिंग डिवीजन में एम्प्लॉय सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रांड नेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं वो सब चीजें ट्रांसफर कर रही हूँ मार्केटिंग डिवीजन के नेम पे, तो और लमसम कंसिडरेशन है, कोई भी अलग अलग सबको मैंने कंसिडरेशन नहीं दिया, मैंने सबका एक ही अमाउंट बताया है कि मैं आपको 4 करोड़ में पूरी मार्केटिंग डिवीजन दे रही हूँ, तो उसमें मेरा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अ गोइंग कंसर्न माना जाएगा। लास्ट केस है, ये बहुत ही पेक्यूलियर केस है कि अगर मैं सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर कर रहा हूँ और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर ही नहीं रहा, तो क्या मैं उसे सेल ऑफ बिजनेस और गोइंग कंसर्न बोल सकता हूँ? मैं अगर सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मैं उसे सेल ऑफ बिजनेस ऑन अ गोइंग कंसर्न नहीं बोल सकता। ऐसा कुछ रूलिंग्स हैं जिन्होंने बोला है। जीएसटी में ही एक आंध्र प्रदेश की रूलिंग है जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप उसको नहीं बोल सकते कि सेल ऑफ अ बिजनेस ऑन गोइंग कंसर्न है। तो यही लास्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर ओनली कि what is my slump sale and what are the parameters slump sale के लिए क्या क्या होते हैं। So I hope I had given something to learn. अगर अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो we can address those questions. मेरी तरफ से I wanted to cover these 3 points which I have covered. संजय भटनागर जी, अनम्यूट कर लें अपने आपको। संजय भटनागर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मेरा एक ऐसे क्वेश्चन था, ये आपने जितने भी एग्जांपल्स दिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के बारे में दिए है। यदि कोई ट्रेडिंग फर्म है, जी सर, सपोज दैट एक के प्रोप्राइटर एक हस्बैंड है और दूसरा वाइफ के प्रोप्राइटरशिप में है, वो पूरा एज ए होल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के में ट्रांसफर करती है, तो क्या वो गोइंग कंसर्न के अंदर आएगा या नहीं? तो वो ट्रेडिंग बिजनेस अपना ट्रांसफर कर रहे हैं, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं। यस, जी 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 सर वो भी उसमें अगर वो पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी एज अ गोइंग कंसर्न आ जाएगा। मैम इस पे कोई केस लॉ है? क्योंकि डिपार्टमेंट इस चीज को नहीं मानता। डिपार्टमेंट इसमें ये कह रहा है, ट्रेडिंग कंसर्न में मान रहा है कि जो भी आप स्टॉक को प्रोक्योर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आप इस पे पूरे पे टैक्स जमा कीजिए, और ऑलरेडी उसे सेल मान रहा है। ये लमसम कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं, मतलब जितने भी ट्रेडिंग कंसर्न में हम क्या क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह सब ट्रांसफर कर रहे हैं। मैम नॉर्मली ट्रेडिंग फर्म में बिल्डिंग कुछ होती ही नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग में ही होती है। एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं हम इस केस में, नॉर्मली एसेट्स और जो भी स्टॉक होता है हमारा लायबिलिटी। तो के बारे में जी सर, संजय भाई लायबिलिटीज उसकी
हाँ, लाइबिलिटीज तो दोनों होता है सर, सेल कर रहा हूँ तो क्रेडिटर डेटर्स दोनों ही होते हैं। हाँ। बट सारे डिपार्टमेंट कहता कॉन्ट्रैक्ट्स है और कि यस, डिपार्टमेंट कहता है कि आपने जो भी टोटल स्टॉक को सेल कर दिया तो टोटल स्टॉक आप यहाँ पर कर दिए और जिस फर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं वहां आप आईटीसी ले लीजिए। नॉर्मली डिपार्टमेंटल व्यू ये रहता है, जबकि मैम के डेलिब्रेशन के अनुसार कि हम तो पूरा एज ए होल ले रहे हैं, एक्ट में भी दिया हुआ है, तो उस पर हमारे पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सर मैम, इस पे इनकम थोड़ा टैक्स सा में भी हम उसको एज अ स्लम सेल ही दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली लमसम सर उस एज पर हम कंसिडरेशन इसको के। बोल सकते हैं कि सेल ऑफ बिजनेस ऑन अ गोइंग कंसर्न है, क्योंकि जीएसटी में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपका ट्रेडिंग बिजनेस होना चाहिए, ट्रेडिंग बिजनेस यस आपका एक्सक्लूडेड है। तो वी यस, कैन लुक बिल्कुल फॉर सही। केस क्लॉज। मेरे हिसाब से इट शुड बी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अ गोइंग कंसर्न होगी। मैम इस पे कोई केस लो हो तो आप सर हर्ष सर के थ्रू या मैम अपना नंबर दे दीजिएगा तो आप मैं मान दूँ, जी सर जरूर। क्योंकि ये एक अपीलेबल चल रहा है, मैटर चल रहा है इस पे मैम, उन्होंने ठीक है टैक्स सर। जमा करा लिया था। थैंक यू। और किसी साथी को सवाल हो? संजय पाल, सुनील पाल जी कानपुर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुनील पाल कानपुर, नो सर। कोई सवाल आपका? नो। ठीक सर। और किसी भाई को सवाल हो तो या तो हैंड रेज कर रहे हैं या फिर जी बासवर राव, जी बासवर राज जी एडवोकेट, आपको कैसे होगा क्वेश्चन? जी बासवर राज। नो सर, नो सर। नो क्वेश्चन? No. Okay. So are you able to get it very clear or not able to understand the topic? Yeah, very clear, sir. Very clear. Thanks to madam. And Mr. KK Goyal साहब, कोई सवाल हो आपका? हेलो जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए, कोई सवाल है आपका? जी सर, सवाल तो नहीं है वैसे, मेरे लिए बिल्कुल टॉपिक ये नया है, बट हाँ एक कंफ्यूजन है कि जैसे मैम ने बताया कि हम जैसे कि टेस्ट कोई डोनेशन करते हैं तो उस पर कंपनी को टैक्स जमा करना होगा। हमने कंडीशन दी हुई है कि हाँ जी हमारे एम्प्लॉय को ट्रेन करना है या मतलब सो एंड सो, तो इस पर जो टैक्स जमा होगा वो मतलब एज ए रिवर्स चार्ज कंपनी जमा करेगी, क्या करेगी? थोड़ा सा ये मैं सोचा था इसके बारे में। सर रिवर्स चार्ज पे नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज पे ही होगा, अनलेस एंड अनटिल ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है। सिर्फ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कवर्ड है रिवर्स चार्ज में। उसके अलावा Okay. अगर इंडिया में ही दोनों ट्रांजैक्शन वो कंपनीज हैं तो इस पे सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज पे ही टैक्स जमा। ओके, थैंक यू मैम। जी और भाई को सवाल हो? अरविंद यादव जी अमरोहा, अरविंद यादव जी आपका सवाल कोई हो तो? जी नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर। जी बोल जी। मैम ये सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर यदि कोई भी कंपनी कुछ वर्क करती है, कुछ डोनेशन वो देती है या एक्सपेंसेस करती है, तो मैम उस पे जो एक्सपेंसेस पे जो भी सर्विसेज वो रिसीव करती है, क्या उस पे वो आईटीसी क्लेम कर सकती है? हेलो उनकी आउट सर सीएसआर पे जो सर्विसेज वो रिसीव कर रही है, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, उस पे एज पर मी क्रेडिट मिल जाना चाहिए मैम, क्योंकि कंपलसरी है ना, ब्लॉक क्रेडिट में हाँ। तो नहीं आएगा ना मैम वो? सर ये ब्लॉक क्रेडिट के लिए नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आता है कोई ऐसी अगर कोई सर्विसेज ऐसी है जो ब्लॉक में है 17(5) में तो उस पे नहीं मिलेगा, बट कोई जनरल सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल एडवाइजरी सर्विसेज है, उन सब पे क्रेडिट मिल जाना चाहिए। ओके मैम, जैसे सपोज जैसे ये कैंटीन वेंटीन की फैसिलिटी है, बहुत सी कंपनी में सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर ही आती हैं टू प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू द एम्प्लॉयर्स, तो ये कैंटीन फैसिलिटी उस पे जो भी हो रहा है उसमें क्या पोजीशन होगी उस एक्सपेंसेस पे जो कंपनी ने अपना शेयर जो पे किया, जो रिसीव किया? हाँ, इसमें आप कह रहे हो कि एम्प्लॉय से मैं कुछ रिकवर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? नहीं, कंपनी से रिकवर वो उस पे ले रहा हूँ, अपना लेसर मार्जिन पे ले रहा हूँ, बहुत अच्छा सब्सिडी रेट पे मैं उनसे पेमेंट ले रहा हूँ। पे ले रहा हूँ जी, बट जो मेरा जो कंपनी का पार्ट होगा मैम,
सपोज दैट जो आपने एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए आप पे कर रहे हो कैटरर को और 10 रुपए आप एम्प्लॉय से ले रहे हो, तो 90 रुपए का जो मेरा है वो मेरे एक्सपेंस का पार्ट होगा मेरी फर्म में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो क्या वो जो एक्सपेंस मैं दूंगा उस पे मैं अपनी वो ले सकता हूँ सर मैम? सर उसमें आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ? हाँ, फूड एंड बेवरेजेस का मेरा 17(5) में स्पेसिफिकली क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन अगर मैं कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर, जनरली कंपनीज जो कैंटीन सर्विसेज देती है वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर देती है, तो अगर मैं वो कैंटीन सर्विसेज फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर दे रही हूँ अपने वर्कर्स को, तो टू द एक्सटेंट जितना मैंने अमाउंट रिकवर नहीं किया है, इस केस में 90 रुपए, उतने का मुझे क्रेडिट मिल जाना चाहिए जी, अगर वो फैक्ट्रीज एक्ट में ऑब्लिगेटरी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैम एनुअल रिटर्न के एक क्वेश्चन है मेरा। सर मैम 17 नंबर में HSN वाइज समरी ये डालना है आउटवर्ड में और 18 नंबर में समरी इनवर्ड में। तो ये HSN समरी मांग रहा है, बट जैसे बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत सारे HSN कोड होते हैं, तो उस स्थिति में कैसे इसको फीड करें? वो बिना उसके वो माननी मतलब आगे बढ़ रहा है। सर जैसे एक हमारा टर्नओवर सर वो बिना HSN के शायद फाइल करने दे रहा है, उसमें उन्होंने ऑप्शनल डाला था ना कि HSN आपका ऑप्शनल है। नहीं एनुअल में अभी GSTR 1 में तो GSTR 1 में तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फ्रॉम नवंबर कि आपको HSN डालना ही है, बट एनुअल रिटर्न में आई गेस वो ऑप्शनल है। 21-22 नहीं ऑप्शनल नहीं, वो मांग रहा है क्योंकि HSN समरी मांग रहा है, और HSN समरी में अगर डिफरेंट होता है तो वो आगे नहीं बढ़ने देता है। सर डिफरेंट किससे? आपके GSTR 1 से? हाँ एक्चुअली क्या है, जैसे GSTR 1 तो B2B में चले गया, बट जो B2C का HSN कोड है बहुत सारे कम्युनिटी का, तो उसमें डिफरेंट डालना पड़ता है। कई कम्युनिटी में बहुत सारे HSN कोड होते हैं, तो पहले ये था कि 70% 75% जो ज्यादा कम्युनिटी का सेल गुड्स का वो एक HSN कोड डाल दीजिए आप, बट अब ऐसा इसमें नहीं ले रहा है इस समय। तो आप एक बार आप मुझे वो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो वो नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने मतलब 1-2 लोगों ने किया है, उन्होंने बेसिक सारे नहीं डाले हैं, उन्होंने मेजर जो उनके आइटम्स हैं उनके डाले थे, तो उनका वो अलाउ कर रहा। तो एक बार आप मुझे भेज दीजिएगा कि वो अलाउ क्यों नहीं कर रहा है। तो वो डिफरेंट बताता है कि आपने डिफरेंस आ गया आपका GSTR 1 का HSN कोड से। तो एक बार आप मुझे वो एरर भेज दीजिएगा, मैं देख लूँ। ओके मैम, ओके। तानिया मैम, मेरा एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू HSN में ई-वे बिल पे HSN अलग था एंड जो टैक्स इनवॉइस पे उस पे HSN गलती से अलग लग गया। तो अब वो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है 18% ई-वे बिल पे था और 12% टैक्स इनवॉइस पर था। तो व्हाट इज द रेमेडीज? क्या हमें अपील में जाएंगे या कैसे ये छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे की पूरा सीज कर दिया और उसमें पेनल्टी लगा दी है। सर मेरा ई-वे बिल पे ई-वे बिल पे कम रेट था या इनवॉइस में कम रेट था? इसमें ई-वे बिल पे कम रेट था। एक्चुअल में क्या था कि HSN गलती से गलत हो गया, हालांकि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि शायद ये अपील में ही जाके खत्म होगा। तो मैं आपसे पूछा हूँ कि क्या रेक्टिफिकेशन डाल के खत्म हो सकता है या अपील में ही जाना पड़ेगा इसमें? सर रेक्टिफिकेशन से तो नहीं होगा, अपील में ही जाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी हाईकोर्ट के डिसीजंस आए थे कि जनरली जो आपका प्रोसीजरल लैप्स है या छोटी मोटी गलतियां हैं ई-वे बिल में हो गई है। नहीं मैडम, तो मैंने एक सर्कुलर भी लगाया था, सर्कुलर नंबर 41/15 2018 GST का। जी सर। जो 13/4/2018 का है, और 1-2 केस लॉ भी लगाए थे जो कि एक मुंबई ब्रांच का है, मद्रास हाई कोर्ट का। बहुत सारे सर, हाँ जी, है ना, आई थिंक आपको पता होगा ये वाला। तो इसमें क्या है, मतलब हम लोग अपील के लिए ही जाएं या कहीं कुछ इसमें रेमेडीज मिल सकती है? सर उन्होंने आपसे 200% ऑफ वो टैक्स वगैरह तो वो सब दे दिया होगा, एवरीथिंग या वो सब जमा करा लिया उन्होंने। अब हम तो फिर उसके लिए रिफंड के लिए बात करेंगे ना। अपील का ही एक रूट है। मैंने भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही माइनर चेंजेस, मतलब बहुत ही माइनर गलतियों की वजह से वो रोक लिया था ट्रांजैक्शंस, वो पूरी कंसाइनमेंट, बट उन्होंने छोड़ा नहीं था। वो 200% अमाउंट लेके
वो सब लोग अपील में ही गए। अच्छा, मैं देखूंगी अपील- अभी कोई रिसेंट चेंज तो नहीं है, मैंने 4-5 महीने पहले देखा था, तो लास्ट टाइम तक वो सब अपील में ही गए हैं और कोई उसका कोई वे आउट नहीं था। मैं फिर भी एक बार देख लूंगी, कुछ और अभी रिसेंट तो नहीं है। अच्छा, अपील में मैडम अभी मैंने जनरली वी आर डिस्कसिंग यू एक ग्राउंड्स हमने बनाई थी दैट द गुड्स वर मूविंग अंडर द कवर ऑफ ए वैलिड इनवॉइस व्हिच वाज Right. करेक्टली मेड. It is just that the description of goods and the HSN used in e-way bill was incorrect due to the clerical mistake. ये हमने यहाँ पर लिख दिया भाई, रेक्टिफिकेशन के अभी हमने इनको लाइक बोला है clerical mistake of clerk who made the e-way bill, but as stated in point number C of statement of facts that HSN which was incorrectly written carried the GST rate of 18%, whereas the tax charge on e-way bill was just 12%, which is the correct rate of tax for the correct goods which were actually being transferred. It is the right grounds if we are taking this ground. Yes sir, clerical mistake should be our first ground only. कि Yes. बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं इस पे कि अगर आपका सिर्फ क्लरिकल मिस्टेक है तो आप Yeah. उस बेसिस पे हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, तो नहीं, पहला जो इसमें हमारा मैडम, फॉरमोस्ट हाँ। ग्राउंड होना चाहिए क्लरिकल मिस्टेक वाला ही होना इसमें वो सर्कुलर भी लगाया मैंने, चाहिए। दीपक भाई 41 वाला इससे पे हाँ। कुछ कहो। मद्रास ब्रांच का है हाई कोर्ट का, और इसमें एक दो और मेरे को शायद अभी डिसीजन है, अगर आपके पास कोई ये 2019 का डिसीजन है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपील में जीएसटी की अपील में मेरे लाइक रिवोकेशन और यही सारी चीजें भी बहुत ज्यादा अपीलें तो है नहीं हम लोगों के पास जीएसटी में, जी सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जी। जनरली ये तो रिवोकेशन की अपील्स है या लाइक रेक्टिफिकेशन की है। तो इस कोई लेटेस्ट जजमेंट है हमारे पास इसका? मेरे को जो मिला है वो मिस्टेक से मिल जाएगा। क्लरिकल मिस्टेक्स पे बहुत सारे हैं, मैं शेयर कर दूंगी, जिसमें उन्होंने बोला है कि सिर्फ ये क्लरिकल है मैडम मिस्टर जस्टिस का है, GR स्वामी नारायण, WPMD नंबर 1287 ऑफ 2019। इसके बाद कोई है RK मोटर्स का है, ये स्टेट टैक्स ऑफिसर्स के। दीपक भाई मैं कुछ बोलूं इसमें, यदि आपकी इजाजत हो तो? हाँ, अरे क्यों नहीं, बोलिए प्लीज। दीपक भाई अपील का मैटर है ना ये, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। दीपक भाई ऐसा है, इसमें एक बहुत अच्छा जजमेंट है, मैं आपको, आप मुझसे ले लीजिएगा, HSN के ही ऊपर है कि यदि HSN डिफर है तो उस ग्राउंड पर नहीं, कौन सी ईयर का है, कौन सी ईयर का है सर? ईयर से नहीं है, यही जीएसटी रिजीम का है। मेरे पास एक्चुअल में जुडिशनल हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं मिल रहा। ये जो मेरे पास डिसीजन है, का मैटर है ये? हाँ, मद्रास हाई कोर्ट का है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दीपक भाई। दीपक भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ज्यूरिडिक्शनल स्टेट का या हाई कोर्ट का है सर। एक्ट के ऊपर सब चीज वर्क करता है। और सर आप जो बात कर रहे थे, आपकी 129 की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई जब उसने आपसे जमा करा दिया। अब आपके पास जो नेक्स्ट रेमेडी है वो अपील है, अपील में आप आर्ग्यू करिए। 2021 का है मैडम, 2021 का। नहीं दीपक भाई, ये क्लरिकल वाले पे और HSN पे जी काफी जजमेंट्स हैं, मैं वो शेयर कर दूंगी, मतलब 2021 के भी होंगे, 22 के भी होंगे, तो वो मैं देख के शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है दीपक जी, कहाँ यूपी मेरे को टैक्स गुरु से मिला ये वाला लेटर्स। अगर कोई और हो संजय भाई मेरे को शेयर करना, अगर आपके पास कुछ हो तो प्लीज लेट मी नो। जी है, मैं बिल्कुल दे दूंगा आपको सर। बहुत अच्छा जुडिशनल हाई कोर्ट का कोई डिसीजन हो ना तो इट विल बी वेरी फाइन। दीपक भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। नहीं, आई गॉट इट। नहीं, मैं एक्चुअल में क्या है, इसको लैंडमार्क जजमेंट बनाने के लिए बोल रहा हूँ, दैट्स आई एम आस्किंग यू। बाकी तो आई हैव अ लाइक लॉट ऑफ अपील्स एंड ऑल, मैंने सर्कुलर भी लगाया है, और क्योंकि मैडम इज ए वेरी लाइक रेनाउंड और इतनी बड़ी फर्म से हैं, इसलिए मैंने पूछा, मैंने शायद आपकी लाइक प्रैक्टिस में इस टाइप का कोई, क्योंकि अपील्स तो आप बहुत ज्यादा करती होंगे सर। इसमें हाँ बहुत ही सिमिलर काइंड, बिल्कुल एग्जैक्टली भी होंगे, बट सिमिलर भी बहुत सारे ऐसे जो जिसमें बहुत ही क्लरिकल मिस्टेक्स थी, वो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, उसमें जजमेंट बहुत सारी हैं। वैसे आपका कौन सी स्टेट का है ये मैटर? उत्तर प्रदेश का ही है, ओके ठीक है। एक्चुअल में पार्टी तो बाहर की है, बट उसको कोर्ट जो किया है वो यहीं पर किया है। अच्छा ठीक है, दैट इज द सी। ठीक है, मैं सर शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर iPhone 94150 43454, जो भी सज्जन है का शुभ नाम अपना इसमें या तो अपने नाम को
रीनेम कर लीजिए, से नाम से बुला सकूं, वरना तो आपका फोन नंबर से बुला रहा हूं मैं आपको, 9415043454। आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो जी, आई एम ऑडिबल? जी 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 सर। दिनेश भाई नमस्कार। हाँ, यस, दिनेश भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ई वे बिल और इनवाइस होना, इट इज सफिशिएंट, नो सीजर कैन बी डन ऑन द क्वेश्चन ऑफ taxability of or in respect of any HSN code that has been mentioned. No one can raise any objection on this while initiating proceedings under section 129. दूसरी बात, सीजर ये पर सी इलीगल है। दूसरी बात जो है, जो कहा इन्होंने ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट, ये आप समझ लीजिए कि ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट नाम की चीज या प्रभावी तब तक थी जब वैट था, जब आपका प्रोविंशियल लॉ था। कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है और इनकम टैक्स के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट है और कई जजमेंट है कि जो सेंट्रल लॉ होगा, सेंट्रल लॉ में किसी भी हाई कोर्ट की रूलिंग हो, वो सब पर बाइंडिंग है, अगर ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट कॉन्ट्रा नहीं है तो। अगर ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट कॉन्ट्रा नहीं है तो किसी भी हाई कोर्ट की रूलिंग होगी वो अप्लाई करेगी। उसका फील्ड क्या है, उसका प्रिमाइस क्या है? उसका प्रिमाइस ये है कि एक लॉ है, CGST is a central law. Any judicial pronouncement which has been given on interpretation of any of the provisions of the central law, that will be final and binding, subject to the condition there is no contra pronouncement of the jurisdictional high court. तो अपने jurisdictional high court का अगर contra नहीं है तो आपके पास मद्रास का हो, चाहे बॉम्बे का हो और चाहे कहीं का हो, that is equally applicable and that is binding. जो प्रोविंशियल होते हैं उनमें कहा जाता है कि अदर हाई कोर्ट का लॉ परसुएसिव है, वो बाइंडिंग नहीं है। तो दो तरीके के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होते हैं, एक परसुएसिव और एक बाइंडिंग। तो दूसरी चीज ये, और जहां तक ये क्वेश्चन है कि क्या सीजर इलीगल है, सीजर इज एब्सोल्युटली लीगल। और क्यों? उसका सीधा रीजन है, क्वेश्चन ऑफ टैक्सेबिलिटी or question of the HSN which is applicable, these are the questions of adjudication. These are the questions of assessment. They are subject to adjudication proceedings or they are subject to taxation proceedings. These are not the questions which fall under section 129. 129 is absolutely limited. If the goods which are in movement are accompanied by the valid and genuine documents, no seizure can be done on the pretext that lower rate of tax is charged or undervaluation is there or wrong HSN code is used or there is some mismatch in e-way bill in respect of HSN. बहुत बढ़िया सर, वही यू आर एब्सोल्युटली राइट। आवर क्वेश्चन इज दैट सर कि वेदर वी आर मूविंग टू अपील और नॉट। तो वो जो मैडम से बात हुई है, हमें अपील में जाके रिलीफ मिलेगा। ओनली रेमेडी इज अपील। यस, वही डिस्कशन हो रहा था। Rectification is there, that is 151 and that can be applied or that can be pressed into service only when there is a mistake apparent on the face of record
and there are no two opinions. There is no two opinion, there is no scope of arguments. Right, very true. Or there is no scope of long drawn process of reasoning. And all these ingredients are present in this case. Therefore, you will have to go to appeal, and the appeal is the only effective remedy. And I will not advise you to make any experiment with the fate of your client. No, sir, you are absolutely right. When the क्योंकि ये GST मैडम मुझे जो लग रहा है 2017 में आया है, तो इसमें जुडिशनल हाई कोर्ट के डिसीजन पर्टिकुलर HSN चेंज ऑफ HSN पे मुझे लग रहा नहीं होंगे. एंड भाई साहब का मुझे नाम नहीं पता लग रहा है. ही speak very truly and speak very इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसको हमें सिर्फ अपील में जाके ही करना है. बट सीन इज दैट कि जो हमारे पास सर्कुलर है और एक ये जो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है, इसी पर हम रिलाई करते हुए चल रहे हैं अभी तक, बिकॉज हमें अपील में ही जाना है. तो वी शुड हैव सम हाई कोर्ट डिसीजन. मेरा सिर्फ पॉइंट यही था कि क्योंकि ये 2017 में आया है जीएसटी, तो मुझे लग नहीं रहा जुडिशनल हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर होगा. इफ एनी ऑर्डर इज रिलेटेड टू दिस उत्तर प्रदेश जुडिशनल इलाहाबाद या कहीं का हो, तो प्लीज मेरे को बताइएगा. बट आई डाउट कि मुझे मिल पाएगा. एक क्वेश्चन है. सपोज यू स्टार्टेड प्रैक्टिस इन द ईयर 1948 ऑन सेल्स टैक्स साइड ऑफ लॉ. देयर वाज नो रूलिंग ऑन द सेल्स टैक्स एक्ट. Right. So advocate is not supposed to be dependent upon the rulings, etc. Advocate is supposed to interpret the statute. What statute says? The statute says that while moving the goods, you must have e-waybill and you must have a valid and genuine invoice. Both these things were with you. The only defect that has been crept is with regard to the mentioning of HSN, and that too in the e-waybill, which is not a document meant for taxation or meant for charging the tax which was leviable or chargeable on the invoice. On the invoice, right tax had been charged. On the invoice, right HSN code has been mentioned. Therefore, there can be no mistake. And note it that e-waybill cannot be read in isolation. The law says that in entirety matter shall be looked into. E-waybill will not be read in isolation. Invoice is part and parcel of e-waybill. E-waybill shall be read along with invoice. And if it is read along with invoice, the mistake would appear to be apparent from the invoice itself. And if the authority has any doubt or suspicion with regard to the taxability of the goods, it may refer the matter to the adjudicating authority for adjudication of proper tax. But so far as the seizure and detention is concerned, it is absolutely illegal. And don't insist upon jurisdictional high court. Madras High Court is sufficient. Yes, if the authority says that show me the jurisdictional high court, then you produce the High Court of Bombay High Court, Calcutta High Court, which are on income tax, which are on central excise, where it has been repeatedly held that judicial pronouncement on central law given by any high court shall be applicable throughout India, subject to the condition that there is no contra jurisdictional high court decision. Very true, sir. I understand because we have a very strong evidence. जो अभी मैडम से मेरा डिस्कशन हो रहा था, सर्कुलर भी है हमारे पास. तो मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी स्मॉल मैटर, बट आई एम आस्किंग कि हम लोगों को अपील में जाके इस टाइप के छोटे मैटर सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं. जनरली इनकम टैक्स में क्या होता है, रेक्टिफिकेशन से हमें अपील बच जाती है, और ऑनलाइन से अगर हमने अपनी ग्रीवेंसेस दिख दी तो बच जाते हैं. बट एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, अगर हमें छोटा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट अपील आई डाउट कि हम
को रिलीफ मिल पाएगा। यू आर एब्सोल्युटली सेट सर, आई रियली गुड वन, क्योंकि 2017 में ये आया है, तो अभी अपीलों के मैटर भी मुझे लगता है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के होंगे। एंड आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स। अगर जुडिशनल का नहीं मिलता तो ये तो बाइंडिंग है ही है, ये तो सर बाइंडिंग है, मतलब इट इज ए लाइक बाइंडिंग डिसीजन, वो तो मानेंगे ही मानेंगे, और हमने इस पे अपनी ग्राउंड पे भी लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंटेलिजेंटली किया है, लेकिन आपने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो 2017 से पहले मैं मान सकता हूँ कि जुडिशनल मिल सकते हैं, बट आई डाउट कि अभी कोई इस टाइप के हमारे पास इतने डिसीजन भी होंगे। एब्सोल्युटली राइट जी, एक मिनट सुन लीजिए आप। हाँ सर। आपने डायरेक्ट हाई कोर्ट से बात करी है, अभी जो बात सुन रहे हैं आप, जो फैसले बात सुन रहे थे अब तक व्याख्यान, वो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट का व्याख्यान सुन रहे थे। आप है दिनेश प्रकाश भाई साहब, हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा। जो भाई साहब बोल देते हैं, कानपुर से हैं आप, जो बोलते हैं वही हाई कोर्ट की वर्डिक्ट होती है। हाई कोर्ट भी इनकी बात नहीं काट सकता, ठीक है ना। कभी जिंदगी में कोई परेशानी आए, भाई साहब का नंबर नोट कर लीजिए। नहीं, वो नंबर है, मैडम से भी मैंने वो किया था। लाइक सर ऑलरेडी सर हम लोगों का क्या है, माय पॉइंट इज दैट व्हाई आई एम आस्किंग सर, व्हाई नहीं बिल्कुल आपने अच्छा बोला। मैं क्यों बोल रहा था सर कि क्या हमें जीएसटी में इतनी छोटी सी रेक्टिफिकेशन में अगर हम अपीलों में जाएंगे तो इसमें क्लाइंट का भी टाइम सर खराब होता है, और क्या हमें कुछ इस टाइप की रेमेडीज मिल सकती है आगे, वो सर लिखने वाली बात है। मैं जीएसटी काउंसिल जाता रहता हूँ, बात करता हूँ, वही पॉइंट सर। आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं आपके पिटीशन में पहुंचा दूंगा। राइट सर, वेरी ट्रू। You will have to seek remedy according to the provisions of law. If there is no remedy provided, no other remedy is provided by the act as to how you will be able to seek that remedy. The only remedy is then you make a complaint to the officer concerned that he has exceeded his jurisdiction and his order is per se illegal and is mala fide. So very you true sir. Move a complaint circular भी है, तो it is a very small one. ठीक है सर, पैसे बहुत बड़े। And also move an application under section 161 for rectification. Good sir. और सर ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, नोट करने वाला है कि अगर हम छोटी प्रॉब्लम के लिए अपीलों में जाएंगे तो सर इसका भी एक क्योंकि आपकी पहले भी सर काफी बातें मानी गई हैं, जीएसटी काउंसिल ने पहले भी आपने लिखे थे, तो बहुत चीजें खत्म हुई हैं। तो ये पॉइंट भी सर मैं आपको लिख के दूंगा। लाइक अभी आपने जो इनकम टैक्स और ये सब मांगे थे, तो इस पे ये पॉइंट भी सर नोट करेंगे इसको। ठीक सर, ठीक। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू। अब मैं अपने अरुण राघव जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अरुण राघव जी मोदी नगर कि आज का आप मोदी नगर। जी भाई साहब, भाई साहब मेरी आवाज आ रही है जी? आज के अधिवक्ता दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित वेबिनार की मुख्य वक्ता सीए आदरणीय तान्या गर्ग जी, जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने शानदार व ज्ञानवर्धक उद्बोधन से हम सभी को शिक्षित किया। सभी सम्मानित साथियों की शंकाओं का बेहद सरल भाषा में निवारण किया। उसके लिए माता सरस्वती के प्रति मूर्ति सीए आदरणीय तान्या गर्ग जी का हृदय से आभार के साथ साथ सादर नमन करता हूं। आपकी विद्वता को हम सभी अधिवक्ता उपकाश की तरफ से परम पिता परमेश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने आज जो उपकाश के इस शानदार मंच की शोभा बढ़ाई है, आगे भविष्य में भी आप अपना आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार देते रहेंगी, ऐसी हम सभी आपसे अपेक्षा रखते हैं। साथ ही वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित व वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों को सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज के वेबिनार को सफल बनाया। उपकाश के इस शानदार मंच की जो शोभा बढ़ाई, उसके लिए आप हृदय से आभार प्रकट करता हूं परम आदरणीय उपकाश के जनक श्रीमान हर्ष शर्मा जी का, जिनके अथक प्रयासों से 2.5 वर्षों से अधिक समय से निरंतर विधि वाणी के माध्यम की ज्योति है।
जिससे निरंतर हो रहे हैं। साथ ही छतरपुर व हरदा मध्य प्रदेश की बार एसोसिएशन से जुड़े सभी अधिवक्ता साथियों को व बड़े भाई आदरणीय शैलेश विश्वकर्मा जी को सादर नमन करता हूं, जिनका भरपूर सहयोग व प्रेम उपकाश को सदैव मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अंत में आप सभी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। धन्यवाद। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान अरुण राघव जी आप करेंगे। बाकी सभी साथीगण जितने डेलीगेट्स हैं कृपया अपने आप को म्यूट रखेंगे अपने फोन को। मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जी जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अभी सबसे रिक्वेस्ट मैं पुनः करूंगा कि जिन लोगों ने अपना चैनल द उपकाश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, कृपया कर लें। और जिनकी जो शंका है अपना यूट्यूब पे कार्यक्रम को दोबारा देख लिया करें, आपकी सभी शंका दूर होंगी। आपको ज्ञानवर्धन आपका होगा, ज्ञानवर्धन होगा आपका आय का सृजन होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू।